नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो उत्तराखंड के अंदर बेरोजगार नर्सिंग साथियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज का वीडियो उन नर्सिंग अधिकारियों को, उन नर्सिंग साथियों को राहत देगा जो जिनका चयन एक या दो उससे रुका है, मतलब जस्ट उनके आगे के कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है और उनका सिलेक्शन रुका हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोगों को जो है आज का वीडियो कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगाएगा उनकी, कहीं ना कहीं उनके लिए ये बहुत पॉजिटिव वीडियो होने वाला है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं साथियों, आपको पता होगा ट्यूटर के 31 पदों पर रिजल्ट आ चुका है। नर्सिंग कॉलेजों में ये ट्यूटर के पद निकले थे और इन पर एग्ज़ाम हुआ था और अब रिजल्ट आ चुका है। अब 31 कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। इन 31 कैंडिडेट्स में बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जिनका स्वास्थ्य विभाग में या मेडिकल कॉलेज में चयन हुआ होगा। अगर ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका चयन वहाँ हुआ है तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा फिर कुछ कैंडिडेट का सिलेक्शन और हो सकता है। ये कहीं ना कहीं एक बहुत राहत देने वाली खबर है। हमको देखना होगा ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन स्वास्थ्य विभाग में या मेडिकल कॉलेज में हुआ है और यहाँ पर भी हुआ है, तो इस चीज़ को हमें देखना होगा। दूसरी बात एक और है साथियों, लगातार एक बात कही जा रही थी, एग्ज़ाम होना चाहिए, एग्ज़ाम होना चाहिए। मेरे कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारे लोग इस बात को बोलते हैं कि एग्ज़ाम होता तो ऐसा हो जाता, एग्ज़ाम होता तो वैसा हो जाता। मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जिन लोगों ने लगातार एक ही रट पकड़ी थी, एग्ज़ाम होना चाहिए था, उन्होंने ट्यूटर का एग्ज़ाम भी दिया होगा। क्या आपने ट्यूटर के उस एग्ज़ाम में क्वालिफाई किया? क्या आपने एम्स में लगातार इतनी वैकेंसीज आ रही है, क्या वहाँ पर कभी क्वालिफाई किया? अगर किया है तो फिर आप किस चीज़ के लिए इतना हल्ला कर रहे हैं? फिर तो आपका सिलेक्शन हो गया होगा। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो ईयर वाइज सिलेक्शन चाहते हैं, उनको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप रिजल्ट उठाकर देखिए। मैं इस रिजल्ट में बता रहा हूँ, ट्यूटर वाले इस एग्ज़ाम में ऐसे ऐसे लोग भी बैठे थे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़ोरों शोरों से हल्ला कर रहे थे। पीएचडी होल्डरों की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे ऐसे पीएचडी होल्डर जिन्होंने क्वालिफाई तक नहीं किया है। क्वालिफाई करने में जिनकी आफत निकल गई और वो बोल रहे थे एग्ज़ाम होना चाहिए। पीएचडी होल्डर हैं, पीएचडी की है उन्होंने, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, देन पीएचडी, और पीएचडी करने के बाद वो एक एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं और लगातार राग अलाप रहे हैं कि एग्ज़ाम होना चाहिए। किस एग्ज़ाम की बात कर रहे हो? और एग्ज़ाम का इतना ही शौक था, फिर क्वालिफाई क्यों नहीं किया? नाम नहीं लूँगा उन कैंडिडेट्स का, लेकिन उन्होंने क्वालिफाई तक नहीं किया है। आप लोग भी ऐसे लोगों को जानते होंगे। तो साथियों, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो ईयर वाइज सिलेक्शन है ये होना चाहिए, जो मेरा मानना है। इससे जो है पारदर्शिता से काम होगा, कोई हेर फेर नहीं होगी, भर्ती बहुत आसानी से हो जाएगी, बहुत लंबा समय इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए हम सबको एकजुट होकर एक सहमति बनानी होगी कि भाई एग्ज़ाम का विरोध करो और ईयर वाइज सिलेक्शन का जो है मोड ऑफ सिलेक्शन वो ईयर वाइज होना चाहिए। इससे सभी का जो है भविष्य सुधरेगा। और एक चीज़, जो लोग कहते हैं कि हमारा नंबर नहीं आ रहा है, या बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बबलू का सिलेक्शन हो गया, बबलू तो ऐसा कर रहा, बबलू तो वैसा कर रहा, मैं एक बात कह रहा हूं, जब अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड पर दिया जा रहा था, क्या आप उस टाइम पर विरोध कर रहे थे? आप उस टाइम पर भी विरोध नहीं कर रहे थे। आप आज जब हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड पर दे दिया गया तब भी आप विरोध नहीं कर रहे। और डायलॉग बाजी देख लो आपको कि तेरा तो सिलेक्शन हो गया, तो हमें नसीहत मत दे। मैं किसी को नसीहत नहीं दे रहा हूं, आप समझ रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हो अपने लिए? आप ये बताओ ना। दूसरे के ऊपर उंगली उठा देना बहुत आसान होता है। कभी खुद से फील्ड में आकर देखो, कभी खुद से यहां से देहरादून के चक्कर लगाकर देखो, कभी आप 12 दिन भूख हड़ताल पर बैठ के देखो, कभी आप अपने घर से लेकर देहरादून तक पैदल जाकर देखो, कभी आप आंदोलन करके देखो, कभी आपकी जब गिरफ्तारी होगी आपको तब पता चलेगा गिरफ्तारी क्या होती है।
जब आपके ऊपर केस लगेंगे तब आपको पता चलेगा क्या होता है आंदोलन करना, क्या होता है दूसरों के लिए लड़ना। अपने घर में बैठ के व्हाट्सएप में ज्ञान देना बहुत आसान होता है। चीज़ों को समझो। मैं तो तब भी लड़ रहा हूँ, मैं तो 2016 में जब पास आउट होकर आया था तब भी लड़ रहा था, तब से लगातार लड़ रहा हूँ, आज भी लड़ रहा हूँ। आपकी तरह नहीं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं बौखलाने लग गया। मेरा नेचर नहीं है ऐसा कि मैं दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाऊं। खुद से भी काम करना सीखो। लगातार लोगों के लिए काम कर रहा हूं। कभी किसी से ये नहीं कहा कि हाँ वो गलत है वो गलत है। पूरी ईमानदारी से काम कर रहा हूं। आज भी 36 आरक्षण के केस को पूरी तरीके से ईमानदारी से लड़ रहा हूं। आपकी तरह नहीं कर रहा हूं घर में बैठ के। आप कितना अपने घर से निकल रहे हैं, मुझे आप जो है ज्ञान दे रहे हो ना घर में बैठ के, आप कितना अपने घरों से निकल रहे हो। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं बबलू सर आप हमें सपोर्ट कीजिए। मैंने कभी मना नहीं किया, कभी मैंने किसी को मना नहीं किया। लेकिन मैं फिर से एक ही बात कह रहा हूं, लोगों को अपने स्तर से भी तो कुछ करना चाहिए। अब मैं पिथौरागढ़ नहीं जा पाऊंगा, मैं लगातार देहरादून भी नहीं जा सकता हूं, मैं लगातार भाई हर जिले में तो नहीं जा सकता हूँ, या हर जिले वाला देहरादून या हल्द्वानी तो नहीं आ सकता है ना। तो अपने अपने जिले से तो काम किया जा सकता है, तो फिर क्यों नहीं कर रहे लोग। मेरा सिलेक्शन, आप चीज़ें भी समझिए। आज मैं सरकारी सेवा में आ गया हूँ। अब जब मैं सरकारी सेवाओं में आ जाऊँगा, जब मुझे ज्वाइनिंग मिल जाएगी, तो कहीं ना कहीं कुछ पॉलिसीज़ होती है गवर्नमेंट की, फिर हम जो है ओपनली बेरोजगारों के लिए नहीं लड़ सकते हैं। तो ऐसे में किसी न किसी को तो आगे आना होगा। हम उनको सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, इंटरनली जितना सपोर्ट होगा करेंगे, लेकिन ओपन हम किसी के साथ नहीं आ सकते हैं फिर। लेकिन ये जिम्मेदारी आप लोगों को भी तो उठानी पड़ेगी ना अपने लिए। अब आप ये सोचोगे नहीं भाई दूसरा ही हमारे लिए करेगा, हम तो घर में बैठ के व्हाट्सएप ही खेलेंगे, तो कैसे काम चलेगा। दूसरे को गाली देना बहुत आसान होता है, दूसरे की कमियां निकालना बहुत आसान होता है। खुद से भी देखो आपने खुद से क्या किया है। जब अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज पीपीपी मोड पर दिया जा रहा था, कितने लोग आए थे। हम हल्द्वानी से गए थे विरोध करने, तब अल्मोड़ा के लोग एकत्र हुए थे। कितने बागेश्वर से आए, और अल्मोड़ा के बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बहाने मार रहे थे। मेरी लड़की का एग्ज़ाम है, मेरी बच्ची का जो है स्कूल में जो है पेरेंट्स मीटिंग है, मैं बता रहा हूँ। मीनाक्षी मासीवाल जी मेरे साथ आई थी हल्द्वानी से, उन्होंने अपनी किसी फ्रेंड को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा मेरी बच्ची का जो है पेरेंट्स मीटिंग है, एक्सक्यूज़ थे। बहुत सारे लोगों ने एक्सक्यूज़ दिए। हम देहरादून जाते थे, लोग एक्सक्यूज़ देते थे। आज नौकरी तो कर रहे होंगे ना, जिनका सिलेक्शन हुआ या जिनका नहीं हुआ वो भी प्राइवेट में कहीं ना कहीं सिलेक्शन कर वो जॉब कर रहे होंगे। लेकिन जब हम बुलाते थे, मैंने 101 दिन जो है हल्द्वानी में धरना चलाया। कितने लोग आए, जो आए बहुत अच्छी बात है, और मैं आज भी उनके साथ खड़ा हूं। लेकिन जो अपने घरों से निकले ही नहीं, सोचिए। हमारे तिकोनिया में हम वहाँ धरना देते थे, और वहीं एसके गुप्ता नर्सिंग होम है बगल में, एक स्टाफ वहाँ से उठ के नहीं आ जाता था। मुश्किल से 10 कदम पर है वो। तो मैं आपको एक ही चीज़ कह रहा हूँ, जो फ्रस्ट्रेशन है, ये फ्रस्ट्रेशन सही जगह लगाइए। मेरे को गाली दे के, मेरे को उल्टा सीधा कह के आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर कुछ मिल रहा है तो दीजिए गाली, अच्छी बात है। लेकिन फिर से आपको एक ही चीज़ कह रहा हूँ, ऐसा काम कीजिए जिससे आपको फ़ायदा हो। दूसरे को गाली दे के कभी आपको फ़ायदा नहीं होगा। मैंने हमेशा इस प्रोफेशन के लिए काम किया है, आगे अभी भी कर रहा हूँ, आगे भी करूँगा। लेकिन जिस तरीके की भाषा का आप लोग मेरे लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आप खुद सोचिए। जो व्यक्ति इतने सालों से लगातार काम करता रहा, उसको अगर आप नहीं छोड़ रहे हो, उसको अगर आप गाली दे रहे हो, तो किसका मन करेगा काम करेगा? कोई भी नहीं करेगा काम। क्यों करेगा यार? आपकी गाली सुनने के लिए? भाई क्यों करेगा काम, ये बताओ। आज की डेट में मैं क्यों करूँ काम, ये बताओ। अगर जिस तरीके से आप मेरे लिए जो भाषा आप यूज़ कर रहे हो, मैं तो 10 अड़ंगे और डालूंगा फिर ऐसे में।
नेचुरल है। खुद सोचो ना क्या कह रहे हो आप। जब स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर भर्ती हो रही थी, मेडिकल कॉलेज के पदों को अलग कर दिया गया था, तब मैंने कहा एक साथ भर्ती कराओ। तब कहां मर गए थे आप? क्यों नहीं बोला तब आपने कि हाँ एक साथ भर्ती होनी चाहिए, तब सबका सिलेक्शन हो जाता। तब कहां थे? तब क्यों हल्ला नहीं हो रहा था? तब आपके मुंह में ताला लगा हुआ था। चीजें बस ऊट पटांग। और 12 दिसंबर 2012 को जब पोर्टल बंद करवाया गया, तब भी मैंने विरोध किया था, पोर्टल बंद नहीं होना चाहिए। तब कहां थे आप? तब आपने क्यों नहीं कहा हाँ बबलू भाई सही बात कर रहे हो, पोर्टल बंद नहीं होना चाहिए, सब लोग चलते हैं मंत्री जी से बात करते हैं। तब तो बोले थे बिल्कुल सही काम हो रहा है। तो जब बिल्कुल सही काम हो रहा है, बिल्कुल सही काम हुआ है, तो फिर आप क्यों रो रहे हो? खुद सोचो ना, अब क्यों रो रहे हो भाई? जब सही चीज सही समय पर बताई जाती है तब तो मेरा विरोध कर दे रहे हो। चीजों को समझिए, मैं इतना ही कहूंगा, आप चीजों को समझिए, इस तरीके से नहीं होता है। मैंने कभी भी प्रोफेशन का बुरा नहीं चाहा है। जितना हो सकता है प्रोफेशन के लिए काम कर रहा हूं, आज तक करता आया हूं, अभी भी कर रहा हूं, आगे भी करूंगा जितना हो सकेगा। लेकिन जिस तरीके की भाषा का आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, आप खुद सोचिए, जिसका मन होगा भी काम करने का वो भी नहीं करेगा। इस तरह की भाषा अच्छी नहीं होती है। कम से कम किसी के लिए आप अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलिए। काम करने वाले को आप गाली दे रहे हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं उनको बोल के देखो। जो पैसा खा गए उनको बोल के देखो। हिम्मत नहीं है आपकी, एक शब्द नहीं निकाल सकते हो आप अपने मुंह से। जुबान में ताला लग जाता है तब आपके। किसके लिए बोलते हो आप? जो काम कर रहा है उसके लिए बोलना जानते हो आप। इस तरह की हरकतें ना करें। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, जितना मेरे से हो सकता है मैं कर रहा हूं। और किसी के कहने नहीं कहने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक चीज़ बता देता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा फील होता है उस टाइम पर, इससे लेकिन मैं अपना काम नहीं रोकता हूं। मेरा मानना है कि अक्सर पत्थर उसी पेड़ पर मारे जाते हैं जिस पेड़ पर फल लगते हैं। जो काम करता है आलोचना उसी की होती है। मैं काम कर रहा हूँ, और जो लोग मेरे संपर्क में हैं लगातार वो जानते हैं मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। जो मुझे कमेंट में कह रहे थे, शायद आपके भले के लिए भी मैं कुछ कर रहा हूँ, लेकिन आपको तो गाली देने से ही फुर्सत नहीं है कि नहीं है? तो ऐसा नहीं है। जितना हमसे होगा हम करेंगे, जितना पॉसिबल होगा। पहले भी किया था, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, जितना हो सकेगा। बस आप लोग यूनिटी बनाकर रखिए। और एक ही चीज़ कह रहा हूँ, एग्ज़ाम से कितना नुकसान होगा आप लोग देख सकते हैं। ट्यूटर का रिजल्ट आप देख सकते हैं। जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उन सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और एक ही बात कहूँगा, एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा नुकसान है, ईयर वाइज सिलेक्शन से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। तो साथियों, चीज़ों को समझना होगा और पीपीपी मोड का विरोध करना होगा। मैं लगातार इस बात को कह रहा था, पहले भी कह रहा था, अभी भी कह रहा हूँ। मंत्री जी से मिलना होगा, जल्दी से जल्दी तीनों मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग अधिकारियों के पदों पर विज्ञप्ति निकलवाने की बात करनी होगी। जितना लेट हम करेंगे उतना नुकसान हमें होगा। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना होगा। तो साथियों, आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।